Good evening, students. Today our topic is evolution of economy from primary sector to tertiary sector. कैसे इकोनॉमी का एवोल्यूशन हुआ प्राइमरी सेक्टर से लेकर के टर्शियरी सेक्टर तक, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. स्टेज वन में क्या हुआ बच्चे? During the early civilization, all economic activities involved agriculture and related activities. At this stage, primary sector was the most important sector. तो अर्ली सिविलाइजेशन में क्या था बच्चे? अर्ली सिविलाइजेशन के टाइम पे जब इंसान अर्ली फेज था इंसान का, उस समय पे इंसान जो था वो मोस्टली एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व था. मतलब सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी वो उसके किसके रिलेटेड थी? एग्रीकल्चर से कंसर्न थी. ठीक है. और इस वाली स्टेज पे हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर जो था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर था. प्राइमरी सेक्टर क्या होता है बच्चे? व्हेन आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द नेचुरल रिसोर्सेज, these all economic activities come under the primary sector, right? मतलब सारे के सारे इंडिविजुअल्स जो थे वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए किस पे डिपेंड रहते थे? प्राइमरी सेक्टर, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड रहते थे. क्लियर? अब आ गई आपकी स्टेज टू. तो व्हेन द फूड प्रोडक्शन बिकम सरप्लस, जब एग्रीकल्चर में इंसान को लगा कि अब हमने फूड प्रोडक्शन बहुत अच्छी कर ली है, इनफ है, सरप्लस है हमारे पास, तो अब उनको लगने लगा कि हमें नीड है कुछ और अदर प्रोडक्ट्स की. ठीक. तो उन्होंने क्या करना शुरू किया बच्चे? उन्होंने बाइंग, सेलिंग, हर ये चीज़ें करना शुरू की. तो उससे क्या हुआ कि एक नए ऑक्यूपेशंस जो हैं वो सीन में आने लगे, मतलब सिनेरियो में आने लगे, अमेर्ज हुए. फॉर एग्जांपल क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडिंग, स्किल. ठीक है. ये स्किल प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर. लेकिन सेकेंड फेज में भी क्या था बच्चे? प्राइमरी सेक्टर ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर था. क्लियर? अब आ गया आपका थर्ड. स्टेज थर्ड में क्या था? अब देखिए जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ हो रही थी हर चीज़ की, तो अब क्या होने लगा? धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होने लगा. फैक्ट्रीज, लोग, मास प्रोडक्शन, लोग इन्वॉल्व हुए, फैक्ट्रीज वगैरह मिल करके काम करने लगे. जब ट्रेड करने लगे तो मतलब रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ आ गए. ठीक है. तो उससे क्या होने लगा? इंडस्ट्रीज एक्सपेंड होने लगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सपेंड होने लगा. तो आपको पता है सेकेंडरी सेक्टर का मीनिंग क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? वेयर द रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट. तो उस सेक्टर को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्टर. मतलब इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, एवरीथिंग क्या है? सेकेंडरी सेक्टर है. तो अब क्या होने लगा? सेकेंडरी सेक्टर धीरे धीरे डेवलप हुआ. मास प्रोडक्शन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर आर इंडस्ट्रियल सेक्टर. एट दिस स्टेज सेकेंडरी सेक्टर बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर. और थर्ड स्टेज में वी कैन से दैट कि सेकेंडरी सेक्टर जो है वो भी डेवलप हो गया था. क्लियर? अब देखिए फोर्थ स्टेज में क्या हुआ. तो आफ्टर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्पोर्ट सिस्टम. अब आपने देखा कि प्राइमरी सेक्टर भी डेवलप हो गया, सेकेंडरी सेक्टर भी डेवलप हो गया. तो दोनों की कॉपरेशन के लिए, दोनों की सपोर्ट के लिए, जैसे कि हमें ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, इन चीज़ों की ज़रूरत थी, तो थर्ड सेक्टर भी डेवलप हो गया. ठीक है. थर्ड सेक्टर, विच सेक्टर इज़ नोन एज, जिसको हम क्या जानते हैं? टेरिशरी सेक्टर, जो कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है किसको? प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को. राइट. Sport system was the needed to facilitate the industrial activities. Certain sectors like the transport, finance play an important role in supporting the industrial activities. अब देखो ट्रांसपोर्ट, जैसे आप प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लाना है अगर हमें, तो हम कैसे लाएंगे? उसको ट्रांसपोर्ट चाहिए है ना. अगर फिर हमें सेकेंडरी सेक्टर से प्रोडक्ट्स को लेकर के जाना है मार्केट तक, तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट चाहिए. अब आपको फैक्ट्रीज बड़ी बड़ी बनानी है तो फाइनेंशियल एड चाहिए, चाहे वो बैंक्स हों, एवरीथिंग. ठीक है. तो ये सारे के सारे किसके अंडर आते हैं बच्चे? सेकेंडरी सेक्टर. तो धीरे धीरे जो है वो सेकेंडरी सेक्टर भी डेवलप होने लगा. शॉप्स वगैरह नेबरहुड में. ठीक. सर्विसेज लाइक द ट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथिंग कम्स अंडर द सेकेंड टेरिशरी सेक्टर. एट दिस स्टेज टेरिशरी सेक्टर बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और फोर्थ स्टेज वी कैन से दैट कि टेरिशरी सेक्टर कम इन टू सीन. राइट. तो दिस सिचुएशन कैन बी सीन इन डेवलप्ड इकोनॉमीज. और ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है डेवलप्ड इकोनॉमी. स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड दिस इंटरडिपेंडेंसी, आपने देखा किस तरीके से तीनों सेक्टर जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं. तो हम देखेंगे कि अब इनकी कनेक्टेडनेस को समझेंगे. ठीक है.
टू अंडरस्टैंड दिस इंटरडिपेंडेंसी, अगर हमें इन तीनों सेक्टर की इंटरडिपेंडेंसी को समझना है, इनकी कनेक्टिविटी को समझना है, किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, तो हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की एग्जांपल है हमारे पास। कोल्ड ड्रिंक की एग्जांपल है, देखिए आपकी कोल्ड ड्रिंक जो है वो वाटर, शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवर की बनी होती है। तो इफ़ देर इज़ नो शुगर कैन, अगर शुगर कैन ही नहीं होगा तो शुगर नहीं होगी। शुगर कहीं से भी लाना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, किसके लिए? ड्रिंक मैन्युफैक्चरर के लिए। अगर आपने शुगर कैन की प्रोडक्शन की भी है ना, तो उसके बाद उसको सेकेंडरी सेक्टर तक पहुंचाने के लिए, फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। ठीक है, शुगर कैन टू दी शुगर मिल। आपने प्राइमरी सेक्टर से पहले उसको लाया, फिर आप कहाँ ले गए उसको? शुगर मिल। शुगर मिल आपके कौन से सेक्टर में आ जाएगी बच्चे? सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट कौन से सेक्टर में आ जाएगी? ट्रांसपोर्ट आपका टेरिशरी सेक्टर में आ जाएगा। ठीक, मतलब प्राइमरी सेक्टर में क्या हुआ? शुगर कैन की कल्टीवेशन हुई। वहीं ट्रांसपोर्ट किया किसने? टेरिशरी सेक्टर ने। और कहाँ पहुंच गया? सेकेंडरी सेक्टर में, जहाँ पे आपकी क्या बन गई? कोल्ड ड्रिंक बन गई। ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक अगेन ट्रांसपोर्ट होके मार्केट तक पहुंच गई। तो देखा आपने किस तरीके से तीनों सेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ग्रास मीन्स होता है बच्चे टोटल। ठीक है, वहीं डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मीन्स होता है इंटरनल, मतलब कंट्री का इनर, इंटरनल। ठीक है, डोमेस्टिक। प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्शन, राइट? तो कंट्री की टोटल इनर प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है बच्चे? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट? तो व्हाट इज द डेफिनेशन? द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स। अब जो फाइनल गुड्स बनती हैं, ठीक है, फाइनल गुड्स मतलब जो आप डायरेक्ट यूज़ करते हो चीज़ को, दिस इज फाइनल गुड। या सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर, जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है हर एक सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, किसी पार्टिकुलर ईयर में, चाहे वो 2010 है, 12 है, 13 है, एवरीथिंग। तो the sum of these goods and services produced in each sector is known as gross domestic product। क्या कहा मैंने? कि the sum of final goods and services, कि इन सभी गुड्स और सर्विसेज के सम को जो कि ईच सेक्टर ने प्रोड्यूस किया, दिस इज नोन एज जीडीपी ऑफ दैट कंट्री। क्लियर? तो जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमीज। जीडीपी ही हमें बताती है कौन सी इकोनॉमी जो है वो कितनी बिग है, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास सेक्टरल शेयर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो तीनों सेक्टर कितना कितना कंट्रीब्यूट करते हैं किसके लिए? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए, राइट? तो प्राइमरी सेक्टर जो है बच्चे 17%, सेकेंडरी सेक्टर 29%, टेरिशरी सेक्टर जो है 54%, राइट? प्राइमरी सेक्टर कितना है? 17%, सेकेंडरी सेक्टर 29% और टर्शियरी सेक्टर 54%, राइट? आपने डाटा जो है वो सारा लर्न रखना है। ठीक, अनदर वे ऑफ क्लासीफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, अनदर वे क्या है आपके पास क्लासीफाई करने का? किसको? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। तो क्या है? दी वे पीपल आर एम्प्लॉयड, किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, राइट? व्हाट आर देयर कंडीशंस ऑफ वर्क, किस तरीके की उनकी वर्किंग कंडीशंस हैं? आर देयर एनी रूल एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, क्या वहाँ पे कोई रूल एंड रेगुलेशंस हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए? तो आप इस बेस पे भी आप क्या कर सकते हो? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की क्लासिफिकेशन कर सकते हो। लोग जहाँ काम कर रहे हैं तो क्या वे है, किस तरीके का काम है, कंडीशंस कैसी हैं, और क्या वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशंस हैं। तो इन शॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन वी कैन से दैट, कि शॉर्ट में हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन हम जो है एक्टिविटीज़ को क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट? अनदर वे ऑफ क्लासिफिकेशन, अब अनदर वे क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के बेस पे भी हम क्या कर सकते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, सबसे पहले ऑपरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन मतलब कि वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, रूल एंड रेगुलेशंस हैं नहीं हैं, ठीक है, काम करने का तरीका कैसा है, क्या है। तो इस बेस पे जो है वो टू प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। टू प्रकार के सेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से? ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्लियर? तो अब ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है बच्चे? It covers those places of the work where the terms and conditions of the work are properly framed and followed by the workers। ठीक है, क्लियर? क्या होता है
कि इट कवर्स दोज प्लेसेस ऑफ द वर्क, वो वर्किंग प्लेस जहाँ पे टर्म्स और कंडीशंस होती हैं काम करने के लिए और प्रॉपरली फ्रेम की होती हैं, और हर वर्कर जो है उनको क्या करता है बच्चे, फॉलो करता है, राइट। क्या होता है, वो काम करने के तरीके, वो काम करने की जगहें, यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं, और जिनको हर पर्सन जो है वो प्रॉपरली फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल योर स्कूल्स, राइट। अब देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इट कवर्स दोज प्लेसेस ऑफ द वर्क वेयर द रूल एंड रेगुलेशंस नॉट फॉलोड प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ पे रूल रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता है, लाइक द गवर्नमेंट सेक्टर्स, मैनी गवर्नमेंट सेक्टर्स वेयर द रूल एंड रेगुलेशंस नॉट फॉलोड बाय द पीपल्स, क्लियर, प्रॉपरली, राइट। तो नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर का मीनिंग क्या होता है, द गवर्नमेंट ओन द मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास सारी की सारी चीज़ें होती हैं और गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सभी सब की सर्विस, सब सर्विसेज पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। सारी सर्विस जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लाइक रेलवे, पोस्ट ऑफिस एटसेट्रा, ठीक है। मतलब सारा का सारा गवर्नमेंट के अंडर होता है, मोस्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंट्री, राइट। अब प्राइवेट सेक्टर क्या है, ओनरशिप ऑफ द एसेट्स एंड द डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज इज इन द हैंड ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर दी कंपनीज, ठीक है। ओनरशिप जो होती है किसी भी चीज़ की, तो वो या सर्विसेज को डिलीवर करना जो है वो किसके अंडर होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल के अंडर होता है या फिर कंपनीज के अंडर होता है, लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, राइट। तो ये हो गया आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, राइट। तो पीपल एज ए रिसोर्स, पीपल एज ए रिसोर्स का क्या मतलब होता है, तो ए वे ऑफ रेफरिंग टू द कंट्री वर्किंग पीपल्स फ्रॉम द perspective ऑफ देयर एबिलिटीज एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स, ठीक है। ए वे ऑफ रेफरिंग मतलब कि कंट्री की जो वर्किंग पीपल्स हैं, ठीक है, वर्किंग पीपल्स जो काम करने वाले लोग हैं, उनको इस तरीके से देखा जाता है पीपल एज ए रिसोर्स, कि मतलब उनमें कितनी एबिलिटी है, कितना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितने उनके अंदर स्किल है प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है। दिस इज नोन एज पीपल एज ए रिसोर्स, मतलब कितना वो वर्क कर सकते हैं कंट्री की प्रोडक्शन के लिए, राइट। तो लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट, मतलब पॉपुलेशन को ये नहीं कि सिर्फ नाम की पॉपुलेशन हमारे पास है 1.40 करोड़, तो वो पॉपुलेशन, वो नहीं, पॉपुलेशन को किस तरीके से देखना, प्रोडक्टिव एस्पेक्ट से, ठीक है। और उसकी एबिलिटी पे फोकस करना, दिस इज नोन एज पीपल एज ए रिसोर्स, उसकी कैपेबिलिटी पे फोकस करना, दिस इज नोन एज ए रिसोर्स, कितना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितनी उनके अंदर क्षमता है, तो दिस इज नोन एज पीपल एज ए रिसोर्स, राइट। आफ्टर दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, टू पार्ट्स, मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज, ठीक है। ये भी आपको अगेन क्लासिफिकेशन दी है, तो मार्केट एक्टिविटीज क्या होती हैं और नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट एक्टिविटीज क्या होती हैं बच्चे, involve the remuneration to anyone who perform activity performed for the pay or the profit, ठीक है। वो एक्टिविटीज़ जो हम अपनी सैलरी के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं, ठीक है, उन एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, मार्केट एक्टिविटीज़, जहाँ पे आपको बोनस मिलता है, कंपनसेशन मिलती है, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा वर्क की पेमेंट मिलती है, तो दीज ऑल एक्टिविटीज़ नोन एज मार्केट एक्टिविटी, क्लियर। एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, दीज एक्टिविटीज़ आर डन फॉर द सेल्फ consumption, education and skill are the major determinants of the earning of any individuals in the market, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो हम अपनी कंजम्पशन के लिए करते हैं, राइट, अपनी डेवलपमेंट के लिए करते हैं, राइट। जैसे कि हमारी एजुकेशन, हमारे स्किल्स हैं, तो दीज आर दी मेजर डिटर्मिनेंट्स, अगर हमारे पास अच्छे स्किल्स हैं तो हम अच्छी अर्निंग जो है वो मार्केट में कर सकते हैं, तो दीज एक्टिविटीज़ नोन एज नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, क्लियर बच्चे। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।